कंप्यूटर विज्ञान क्लास 11 NCERT का हम लोग चैप्टर 3 देख रहे थे। तो चैप्टर 3 में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI। तो AI को पढ़ लेते हैं। तो AI 45 पेज नंबर है। 3.1 परिचय हमने देखा अभी, और 3.2 AI को हम अब पढ़ेंगे। इसमें क्या कहता है कि क्या आपने कभी सोचा है कि आपके स्मार्टफोन के नक्शे कैसे वास्तविक समय के डेटा जैसे ट्रैफिक जाम का विश्लेषण करके आपको अपने गंतव्य तक सबसे तेज मार्ग पर ले जाने में सक्षम होते हैं। जब आप किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पर फोटो अपलोड करते हैं तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी तस्वीर में आपके दोस्त स्वतः ही पहचाने और टैग किए गए हों? ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग के कुछ उदाहरण हैं। सीरी, गूगल नाउ, कॉर्टना, एलेक्सा जैसे बुद्धिमान डिजिटल व्यक्तिगत सहायक सभी AI द्वारा संचालित होते हैं। तो ये हम लोग जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग के कुछ उदाहरण हैं, इसे हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। आगे क्या कहता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानवों की प्राकृतिक बुद्धिमत्ता को मशीनों में अनुकरण करने का प्रयास करती है, जिससे वे बुद्धिमान व्यवहार करें। एक बुद्धिमान मशीन को मानवों के कुछ संज्ञानात्मक कार्यों जैसे सीखना, निर्णय लेना और समस्या सुलझाना की नकल करनी होती है। तो जिस प्रकार से इंसान किसी चीज़ को सीखता है या निर्णय लेता है या समस्या को सॉल्व करता है, उसी प्रकार का नकल ये AI करता है, बुद्धिमान मशीन करता है। आगे क्या कहता है कि मशीनों को न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ कार्य करने के लिए उन्हें ज्ञान आधार बनाने और निर्णय लेने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। तो ये सारी क्रियाएं, सीखना, निर्णय लेना और समस्या सुलझाना, ये सारी क्रियाएं को करने के लिए हम लोग इसे प्रोग्राम करते हैं। आगे क्या कहता है, उसके आधार पर निर्णय लेता है। ये जब हम लोग प्रोग्राम करते हैं तो उसी के आधार पर ये निर्णय लेता है। AI सिस्टम पिछले अनुभवों या परिणामों से सीखकर नए निर्णय भी ले सकता है। जो पीछे जो प्रोग्राम हम लोग जो किए हैं उसके अनुसार वो एक अपना सीखकर नया निर्णय भी ले सकता है। 3.2.1 मशीन लर्निंग को अब समझ लेते हैं क्या कहता है। मशीन लर्निंग कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक उप प्रणाली है। तो मशीन लर्निंग एक तरह से आर्टिफिशियल यानी AI का एक उप प्रणाली है, सब सिस्टम बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में, जिसमें कंप्यूटर सांख्यिकीय तकनीकों का उपयोग करके डेटा से सीखने में सक्षम होते हैं, बिना किसी मानव द्वारा स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए। इसमें ऐसे एल्गोरिदम शामिल होते हैं
जो अपने आप डेटा से सीखते हैं। माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, इसके उप प्रणाली होता है मशीन लर्निंग। और ये जो मशीन लर्निंग है ये खुद से ही सीखता है, ये बोल रहा है। आगे कहता है और भविष्यवाणियाँ करते हैं, और ये सीखने के बाद बताता है कि इस तरह से ये काम होगा। इन एल्गोरिदम का मॉडल कहा जाता है। इन एल्गोरिदम को मॉडल कहा जाता है, मॉडल। तो ये जिस प्रकार से ये मशीन लर्निंग काम करता है, सीखता है, उसके बाद वो भविष्यवाणी करता है, तो इस प्रकार के एल्गोरिदम को हम लोग मॉडल कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग ऐसे यहाँ से इसको यहाँ तक कर सकते हैं कि ऐसे एल्गोरिदम शामिल होते हैं जो अपने आप डेटा से सीखते हैं और भविष्यवाणियाँ करते हैं। इन एल्गोरिदम को हम लोग मॉडल कहा जाता है। सही है। आगे क्या कहता है कि जिन्हें पहले प्रशिक्षण डेटा और परीक्षण डेटा का उपयोग करके क्रमशः प्रशिक्षित और परीक्षण किया जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि हम लोग जिस प्रकार से इसको समझने के लिए प्रशिक्षण डेटा और प्रशिक्षण डेटा का उपयोग करके क्रमशः प्रशिक्षित और प्रशिक्षण किया जाता है, इसको ट्रेनिंग डाटा और टेस्टिंग डाटा। ये जो प्रशिक्षण डेटा है इसको हम लोग ट्रेनिंग डाटा कहते हैं, और परीक्षण डेटा को हम लोग टेस्टिंग डेटा कहते हैं। का उपयोग करके क्रमशः हम लोग ट्रेनिंग और टेस्टिंग करते हैं, ये कह रहा है। लगातार प्रशिक्षण के बाद जब ये मॉडल स्वीकार्य स्तर की सटीकता के साथ परिणाम देने में सक्षम हो जाते हैं, तो इन्हें नए और अज्ञात डेटा के बारे में भविष्यवाणियाँ करके यहाँ पे कह रहा है कि तो इन्हें नए और अज्ञात डेटा के बारे में भविष्यवाणियाँ करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये हम लोग मशीन लर्निंग का उपयोग भविष्यवाणियाँ के लिए मतलब इसको हम लोग करते हैं, ये कह रहा है। आगे क्या कहता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर है, ये NLP है, इसका फुल फॉर्म होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। हिंदी में इसको बोलते हैं प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण। तो NLP को अब समझ लेते हैं। सर्च इंजन की भविष्यवाणी टाइपिंग सुविधा जो हमें कीवर्ड टाइप करते समय वाक्य में अगला शब्द सुझाकर मदद करती है, और वर्तनी जांच की विशेषताएं प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण NLP के उदाहरण हैं। ये जो प्राकृतिक भाषा है, विशेषकर वर्तनी जांच की विशेषताएं प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण के उदाहरण हैं। आगे क्या कहता है कि यह मानव और कंप्यूटर के बीच मानव बोली जाने वाली भाषाओं जैसे हिंदी, अंग्रेजी आदि का उपयोग करके बातचीत से संबंधित है।
आगे कहता है कि वास्तव में यह संभव है कि हम अपनी आवाज़ का उपयोग करके वेब खोजें या अपने उपकरणों को संचालित या नियंत्रित करें। यह सब NLP के कारण संभव हुआ है। आज हम किसी चीज़ को खोजते हैं या किसी चीज़ को नियंत्रित करते हैं, जैसे स्मार्टफोन में हम लोग जब YouTube वीडियो यूज करते हैं तो वहाँ पे हम लोग कुछ बोलकर मंगाते हैं, और उसी प्रकार से कुछ जो भी चीज़ हो रही है वो NLP के कारण ही संभव हुआ है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक सिस्टम टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू टेक्स्ट रूपांतरण कर सकता है। मतलब ये एक तरह से दो तरह से काम करता है। पहला कि ये स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, और दूसरा कि स्पीच को ये टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करता है। तो टेक्स्ट को स्पीच में भी कन्वर्ट करता है और स्पीच को टेक्स्ट में भी कन्वर्ट करता है। जैसे हम लोग कुछ बोलते हैं तो उसको टेक्स्ट में ये कन्वर्ट कर देता है और वहाँ पे लिख देता है। उसी प्रकार यहाँ पे दिखाया गया है चित्र 3.1 में, कोई व्यक्ति यहाँ से बोल रहा है और इसको यहाँ पे ये इनपुट ले रहा है और ये आउटपुट दे रहा है। ये जो सिग्नल है ऊपर नीचे, ये हम लोग को आउटपुट दे रहा है। प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण का उपयोग इस प्रकार से किया जा रहा है। आगे कहता है कि मशीन अनुवाद एक तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र है, जहां मशीनें पहले से ही एक भाषा से दूसरे भाषा में उचित मात्रा में सही अनुवाद करने में सक्षम है। एक अन्य उभरता हुआ अनुप्रयोग क्षेत्र स्वचालित ग्राहक सेवा है, जहां कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ग्राहकों के प्रश्नों या शिकायतों का समाधान करने के लिए उनसे बातचीत कर सकता है। तो ये इस तरह से यहाँ पे हम लोग NLP का उपयोग करते हैं। आगे कहता है इमर्सिव अनुभव, इमर्सिव एक्सपीरियंस के बारे में ये बता रहा है। त्रिआयामी यानी 3D वीडियोग्राफी के साथ थिएटर में फिल्में देखने का आनंद एक नए स्तर पर पहुंच गया है। वीडियो गेम भी विकसित किया जा रहे हैं ताकि खिलाड़ी को गहन अनुभव प्रदान हो सके। गहन अनुभव हमें हमारी इंद्रियों को उत्तेजित करके देखने, महसूस करने और प्रतिक्रिया देने की अनुमति देता है। अब हम लोग फ्री फायर खेलते हैं तो उसमें उसका उपयोग किया जाता है। उसमें हम लोग उत्तेजित करके इंद्रियों को उत्तेजित करता है, महसूस कराता है कि हम लोग किसी को मार रहे हैं, प्रतिक्रिया देने की अनुमति देता है। यह हमारे इंटरेक्शन और भागीदारी को बढ़ाता है। ये हमारे इंटरेक्शन और भागीदारी को बढ़ाता है, जिससे वे अधिक यथार्थवादी और मनोरंजक बन सके। आगे कहता है गहन अनुभव का उपयोग प्रशिक्षण के क्षेत्र में किया गया है। यहाँ पे बता रहा है टीचिंग के रूप में भी हम लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। आगे क्या कहता है, जैसे ड्राइविंग सिमुलेटर चित्र 3.2 में यहाँ पे दिखाया गया है।
फ्लाइट सिमुलेटर आदि, ये सारे एग्जाम्पल हैं। गहन अनुभव वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है। ये दो तरह से बोल रहा है, वर्चुअल रियलिटी का बात कर रहा है और ऑगमेंटेड रियलिटी का बात कर रहा है कि इस प्रकार से हम लोग भी इसको गहन अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि वर्चुअल रियलिटी क्या है और उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑगमेंटेड रियलिटी। तो सबसे पहले वर्चुअल देख लेते हैं। इसमें हम जो कुछ भी अपनी वास्तविकता में अनुभव करते हैं, जो हम लोग वास्तव में अनुभव करते हैं, वह हमारी इंद्रियां के माध्यम से महसूस किया जाता है। इससे यह विचार उत्पन्न हुआ कि यदि हम अपनी इंद्रियों को काल्पनिक या गैर वास्तविक जानकारी प्रदान कर सकें तो हमारी वास्तविकता की धारणा भी उसके अनुसार बदल जाएगी, ये कह रहा है। आगे कहता है कि वर्चुअल रियलिटी VR, जब हम लोग VR उपयोग करते हैं तो हम लोग को लगता है कि यही रियल है, तो वो हमारे ज्ञान इंद्रियों को अपने तरीके से ढाल लेता है। आगे कहता है कि वर्चुअल रियलिटी VR एक त्रिआयामी यानी 3D के रूप में कंप्यूटर जनित स्थिति है जो वास्तविक दुनिया का अनुकरण कराती है। आगे क्या कहता है कि उपयोगकर्ता उस वातावरण के साथ बातचीत कर सकता है और उसमें डूब सकता है। यह एक तरह से एकदम रियल अनुभव होता है। साथ ही उपयोगकर्ता की वस्तुओं और अन्य क्रियाओं के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। आगे कहता है वर्तमान में यह VR हैंडसेट्स की मदद से प्राप्त किया जाता है। VR का अनुभव को और अधिक यथार्थवादी बनाने के लिए यह ध्वनि, गंध और गति, तापमान आदि देता है, जैसे अन्य संवेदी जानकारी को भी बढ़ावा देता है। यह एक तुलनात्मक रूप से नया क्षेत्र है और इसका उपयोग गेमिंग चित्र 3.3 में दिखाया गया है। जब हम लोग VR से गेम खेलते हैं तो लगता है कि रियल में हम खेल रहे हैं, तो उस तरह का अनुभव होता है। सैन्य प्रशिक्षण, चिकित्सा प्रक्रिया और मनोरंजन, सामाजिक विज्ञान और मनोविज्ञान, इंजीनियरिंग और अन्य क्षेत्रों में किया जाता है। ये जो वर्चुअल रियलिटी है, इसको हम लोग, ये सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे इसकी आवश्यकता होती है। अन्य क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ बेहतर समझ और सीखने के लिए सिमुलेशन की आवश्यकता होती है। आगे कहता है ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है, इसको समझ लेते हैं। कंप्यूटर जनित धारणा संबंधित जानकारी का मौजूद भौतिक परिवेश पर अधिरोपण ऑगमेंटेड रियलिटी कहलाता है। ये कह रहा है कि कंप्यूटर जनित धारणा संबंधित जानकारी का मौजूदा भौतिक परिवेश पर अधिरोपण ऑगमेंटेड रियलिटी कहलाता है। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, इसको पहले हाईलाइट कर लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यह भौतिक दुनिया में डिजिटल दुनिया के घटकों को जोड़ता है, साथ ही संबंधित स्पर्शीय और अन्य संवेदी आवश्यकताओं के साथ, जिससे वातावरण इंटरैक्टिव और डिजिटल रूप से नियंत्रित हो जाते हैं या हो जाता है। उपयोगकर्ता अपनी वर्तमान स्थिति के संदर्भ में निकटतम स्थानों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
वे स्थानों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उपयोगकर्ता समीक्षाओं के आधार पर चयन कर सकते हैं। स्थान आधारित AR ऐप की मदद से यात्री ऐतिहासिक स्थानों की वास्तविक समय की जानकारी केवल अपने कैमरा व्यू फाइंडर को विषयों की ओर इंगित करके प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि चित्र 3.4 में दिखाया गया है। यहाँ पे आगे क्या कहता है, स्थान आधारित AR ऐप के प्रमुख रूप हैं। ये AR का एक प्रमुख रूप है जो दिखाया जा रहा है। आगे क्या कहता है कि वर्चुअल रियलिटी के विपरीत ऑगमेंटेड रियलिटी कुछ नया नहीं बनाती। यह केवल मौलिक भौतिक दुनिया की धारणा को अतिरिक्त जानकारी के माध्यम से बदलती या बढ़ाती है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनना मुश्किल है, पर देखेंगे कैसे बनते हैं। आगे क्या है, आगे कहता है कि रोबोटिक्स एक अंतःविषय तकनीकी शाखा है जिसमें यांत्रिक अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर विज्ञान सहित कई क्षेत्रों के अनुप्रयोग शामिल होते हैं। रोबोटिक्स मुख्य रूप से रोबोट के डिजाइन, निर्माण, संचालन और अनुप्रयोग से संबंधित है। आगे यहाँ पे क्या कह रहा है कि रोबोटिक्स के बारे में ये पैराग्राफ क्या कहता है कि एक रोबोट मूल रूप से एक मशीन है जो स्वचालित रूप से एक या अधिक कार्यों को सटीकता और परिशुद्धता के साथ कर सकती है। अन्य मशीनों के विपरीत, एक रोबोट कंप्यूटर द्वारा प्रोग्राम योग्य होता है, जिसका अर्थ है कि यह कंप्यूटर प्रोग्रामों के माध्यम से दिए गए निर्देशों का पालन कर सकता है। यहाँ पे कह रहा है कि रोबोटों की शुरुआत उन दोहराए जाने वाले औद्योगिक कार्यों के लिए की गई थी जो मनुष्यों के लिए उबाऊ या तनावपूर्ण होते हैं या जिसमें क्षम अधिक होता है, यानी जिसमें मेहनत ज़्यादा होता है। सेंसर रोबोट के प्रमुख घटकों में से एक है। रोबोट कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे पहिएदार रोबोट, पैरों वाला रोबोट, मैनिपुलेटर और ह्यूमैनॉइड रोबोट। जो रोबोट मनुष्य जैसे दिखते हैं उन्हें ह्यूमैनॉइड कहा जाता है। यहाँ पे कई तरह के रोबोट होते हैं, ये बताया जा रहा है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मनुष्य के जैसा दिखता है उसको ह्यूमैनॉइड कहा जाता है। रोबोटों का उपयोग उद्योगों, चिकित्सा विज्ञान और बायोनिक्स, वैज्ञानिक अनुसंधान, सैन्य आदि में किया जा रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि रोबोट का उपयोग हम लोग इन सारे जगहों पे करते हैं। कुछ उदाहरण यहाँ पे निहित हैं, निम्नलिखित हैं। नासा का मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर, क्या लिखा हुआ है भाई, एक्सप्लोरेशन, नासा का ये जो एक्सप्लोरेशन रोवर है MER, इसको शॉर्ट नेम MER है, जो मिशन एक रोबोटिक अंतरिक्ष
मिशन है जो ग्रह मंगल का अध्ययन करता है। यह एक प्रकार का रोबोटिक अंतरिक्ष रोबोट है जो कि अंतरिक्ष मिशन मंगल ग्रह का अध्ययन करता है। यहाँ पे ये दिखाया गया है इसका चित्र 3.5 में कि मंगल ग्रह पे इस प्रकार से काम कर रहा है अपना। और 3.6 में सोफिया एक मानव सदृश है, मानव के जैसा दिखने वाला रोबोट। और चित्र 3.7 में जो ड्रोन दिख रहा है यह भी एक तरह का रोबोट है। आगे क्या कहते हैं कि सोफिया एक मानव सदृश है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, दृश्य डेटा प्रसंस्करण, चेहरे की पहचान का उपयोग करता है और मानव इशारों और चेहरे के भावों की नकल भी करता है, जैसे कि चित्र 3.6 में दिखाया गया है। ये जो फिगर है ये मानव के जैसा ही दिख रहा है। आगे क्या कहता है कि ड्रोन एक बिना पायलट वाला विमान है। यह एक तरह से इसमें इंसान नहीं होते हैं ड्रोन में। ये वही बोल रहा है कि ड्रोन एक बिना पायलट वाला विमान है जिसे दूर से नियंत्रित किया जा सकता है या जो अपने अंतर्निहित सिस्टम में सॉफ्टवेयर नियंत्रित उड़ान योजनाओं के माध्यम से स्वायत्त रूप से उड़ सकता है। आगे क्या कहता है कि जो ऑन बोर्ड सेंसर और जीपीएस के साथ मिलकर काम करता है। ये बोल रहा है कि जब ये काम करता है तो उस समय सेंसर, ऑन बोर्ड सेंसर और जीपीएस के साथ मिलकर ये काम करता है। 3.7 में जो चित्र दिखाया गया है, इन्हें कई क्षेत्रों में उपयोग किया जा रहा है, जैसे पत्रकारिता, फिल्म मेकिंग में और हवाई फोटोग्राफी, शिपिंग या कम दूरी की डिलीवरी, आपदा प्रबंधन में, खोज और बचाव अभियान में, स्वास्थ्य सेवा में, भौगोलिक मानचित्रण और संरचनात्मक सुरक्षा निरीक्षण में, कृषि में, वन्यजीव निगरानी या शिकार रोकथाम में, इसके अलावा कानून प्रवर्तन और सीमा ग्रस्त लोगों के लिए किया जा रहा है। तो ये कई तरह से हम लोग ड्रोन का उपयोग करते हैं, जो कि यहाँ पे इतने सारे उपयोग दिए हुए हैं। आगे क्या कहता है, आगे 3.3 में बिग डेटा के बारे में बताया जा रहा है। तो हम लोग बिग डेटा को अगले वीडियो में पढ़ेंगे।